आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस। सो इस महीने आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, कितने खुश हैं? तो इसलिए थोड़ी बातें मैं ज्यादा करता रहूंगा, क्योंकि कोई फेयरवेल क्लास नहीं लूंगा मैं आपकी, ठीक है? तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा बातें करते रहते हैं। सो थोड़ा लाइफ, जीवन की बातें, ज्ञान की बातें। सो 5 मिनट बात कर लें, फिर क्लास करेंगे। सो क्या दिखाना था, नहीं और रखा हुआ, ठीक है। सो देखिएगा, एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। और ध्यान से समझने वाली बात देखिएगा ये है सभी लोग कि ह्यूमन स्पीशीज जो है, होमो सेपियंस, ओके, सो वी थिंक वी आर वेरी वेरी स्मार्ट, है ना? हमें लगता है कि नहीं लगता कि इंसान है, ओ खाओ हाउ स्मार्ट वी आर, राइट? अगर हम आसपास के एनिमल्स को देखते हैं, वी कंपेयर, वी नेवर वांट टू बिकम एनी एनिमल, राइट? वी जस्ट वांट टू रिमेन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज़ वी कंसीडर वी आर स्मार्ट, हमारा दिमाग है ना, एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो डेनियल कान्हेमैन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 2, बट सोशल साइंस में इनकी बड़ी पॉपुलर रिसर्च रही, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट थे ये लोग। और एमॉस ट्वेर्की, ये दोनों इजरायली लोग हैं, ओके। तो इन्होंने हमारे ह्यूमन थिंकिंग को और उसके कॉग्निटिव फ्लॉज को, हाँ जी, उसको स्टडी किया फॉर 35 ईयर्स, 35 वर्ष तक, कि ह्यूमंस की जो जजमेंट एरर्स होती हैं या हमारे जो बायसेस होते हैं, हाउ वी डू रिएक्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ थिंग, ओके। और एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, और वह है थिंक फास्ट एंड स्लो। ये किताब आपको खरीदनी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लेना, थिंक फास्ट एंड स्लो। मैं इसका एक क्विक समरी आपको दूंगा। सो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नाम की किताब लिखी है, इसमें उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो किए उसके बारे में। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट बुक, मतलब मेरी ये वो सबसे पसंदीदा किताब है। ऑल्दो ये किताब पढ़ने के लिए आपको ना, तमीज से समझने के लिए ना 3 महीने का वक्त चाहिए। धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है इन सारी किताबों को समझने के लिए, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, बट मैं मोटा मोटा ये कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक, आपकी तैयारी में जो विचार हैं उनको सुलझाने में। तो इसमें क्या है कि बेसिकली अगेन मैं कह रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग थिंक दे आर स्मार्ट, बट हमारे अंदर बहुत कॉग्निटिव फ्लॉज हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बायसेस हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन को जब हम परसीव करते हैं। एंड दूसरा यह है कि हमें मैनिपुलेट किया जा सकता है बहुत आसानी से, ओके, लाइक थ्रू जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। तो ये जो कॉग्निटिव फ्लॉज हैं और जो बायसेस हैं, इनको पता होता है, जो मार्केटर्स होते हैं यूजुअली दे नो इट, सो दे एक्सप्लॉइट, ओके, क्लियर? तो इस बुक में बहुत सारी बातें की गई हैं कि कैसे आपको मैनिपुलेट करना पॉसिबल है। कॉग्निटिव फ्लॉज मतलब थिंकिंग का जो प्रोसेस है, कॉग्निशन जिसको बोलते हैं। सो लाइक यू थिंक, यू डू, यू एक्ट, यू डिसाइड काइंड ऑफ, राइट? तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है आपका, एनीबॉडी कैन मैनिपुलेट। मैनिपुलेशन डज नॉट मीन हिप्नोसिस, नो। मैनिपुलेशन का मतलब है कि अपने फायदे के लिए आपको मैनिपुलेट कर देना, राइट? कि जिस तरह का आउटकम आपसे चाहते हैं उस तरह की इंफॉर्मेशन देके और आपको कन्विंस कर लेना कि हाँ ठीक है, बाय दिस प्रोडक्ट, दिस इज गुड फॉर यू, काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? फॉर एग्जांपल, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी हार्मफुल, वी ऑल नो दैट, बट समवेयर, you know, there is a segment of people who just consume it regularly without knowing what harm is happening to them, okay? So somewhere वो जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग उनके दिमाग में घुसा दी गई है कि अच्छा है तुम्हारे लिए, मैनिपुलेशन, राइट? थ्रू अ नंबर ऑफ थिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है, सेलिब्रिटीज उसका ऐड करते हैं, फाइन। ऐसी बहुत सारी चीजों में होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है। जो की है, जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो इवन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, इवन पहले से खैर वो चीज मुझे पता थी, कि वी एज ह्यूमंस, ठीक है, आर लीनियर थिंकर्स, ओके, लीनियर थिंकर्स। एंड दूसरा यहां पर मैं लिख रहा हूं, एज्यूम वन स्टेट एट ए टाइम। इस बात को बहुत अच्छे समझना, फिर मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। वी ओनली एज्यूम वन स्टेट एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं आपको बोलूं कि
अगर आप एक शर्त लगाओगे मेरे साथ, तो शर्त में लेट से 1000 रुपए की शर्त है, अगर आप हारोगे तो आपके पास 0 बचेगा, ठीक है, और अगर आप जीतोगे तो आपके पास 2000 रुपए हो जाएंगे। 1000 रुपए अगर आप जीते तो आपके पास 2000 हो जाएंगे, 1000 हारे तो 1000 तुम्हें देना पड़ेगा, यू विल हैव ओनली 0। तो ये इसके क्या हुए, 2 स्टेट्स हुए, 2 स्टेट्स हुए। हाँ जी। अब आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट होगा वो कैसा होगा, या तो इस स्टेट को लेके क्रिएट होगा या इंडिविजुअली इस स्टेट को लेके क्रिएट होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात की नहीं? दोनों के होने की 50% मान लेते हैं संभावना है या प्रोबेबिलिटी है, 50-50। तो आपको बेसिकली आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए वो एक मिक्स फीलिंग होनी चाहिए 1000 रुपए वाली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0 + 2000 बटे 2, इट्स प्रोबेबिलिटी 50% प्रोबेबिलिटी ईच। तो इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है तो 1/2 into 0, इसकी 50% प्रोबेबिलिटी 1/2 into 2000 से 1000। सो दैट्स अ बैलेंस काइंड ऑफ रिस्पांस फ्रॉम यू, आपके लिए बैलेंस रिस्पांस है। लेकिन अगर आप 2000 के बारे में सोचोगे तो यू विल फील वेरी एक्सटैटिक कि हमने शर्ट जीत लिया एंड खुशी पार्टी करेंगे फलाना ढिमकाना, और यू विल से यू आर डूम्ड, तुम बर्बाद हो गए। ठीक है, 0 वाली सोच। ओके, समझ में आई कि नहीं? ये सोच क्या है, टू मच ऑप्टिमिस्टिक, टू ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज प्रोबेबिलिटी क्या है 50% है, और ये क्या है टू पेसिमिस्टिक, क्योंकि इसके भी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। तो जब तक आउटकम नहीं आ गया है तब तक आपको इन दोनों स्टेट्स में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे माइंड की लिमिटेशन क्या है कि हम एक ही स्टेट एट ए टाइम एज्यूम कर पाते हैं। आइडियली यहां क्या होना चाहिए, हमें दोनों स्टेट का एवरेज एज्यूम करना चाहिए, दैट शुड बी आवर आइडियल स्टेट। ज्यादा उड़ना नहीं है, ज्यादा रोना नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। बट हम एक ही स्टेट एक साथ एज्यूम कर पाएंगे तो या तो हम 0 वाले सिचुएशन में रहेंगे या हम 2000 वाले में रहेंगे। लेट मी टेल यू व्हाट इट इज कॉल्ड टेक्निकली। No, it's not realistic assuming 1000, but it's about there are two situations, two possibilities जिसकी संभावना 50% है। तो तुम्हें ज्यादा उड़ना भी नहीं है, ज्यादा रोना भी नहीं है, जब तक ये हुआ नहीं है। हो जाएगा तो ठीक है, दुखी हो लेना थोड़ा सा, बट जब तक ये हुआ नहीं है ड्यूरिंग दैट पीरियड, व्हाट शुड बी योर आउटलुक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी? 1000 रुपीज के आसपास का बैलेंस, क्योंकि दोनों स्टेट है, इट्स नॉट वन स्टेट ना, यू कैन लूज यू कैन विन, दे आर डिस्क्रीट स्टेट्स। बट जब तक ये आउटकम हुआ नहीं है तब तक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दोनों हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि भाई 0 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 1/2 into 0, 2000 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है तो 1/2 into 2000, टोटल ओवरऑल क्या हो गया 1000। ये समझना है, योर फीलिंग शुड बी इक्विवेलेंट टू 1000 के आसपास। ओके, समवेयर इन द मिडिल। तो इसको कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, डेनियल कानेमैन और एमा स्टोर्की ने। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन माइंड है ये नेचुरली प्रोबेबिलिटी के सेंस में नहीं सोचता है, प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि we as humans are probability blind, and there is a reason for it, because to understand in terms of probability you need some calculation time, right, or you have to get some formal training for it। probability समझ में आनी चाहिए, possibility समझ में आनी चाहिए, तब तो आप थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। बट वेयर सर्वाइवल इज द क्वेश्चन, अगर आप हंटर गैदरर वाला टाइम देखोगे वहां कौन बैठ के प्रोबेबिलिटी निकालेगा, वहां तो गए तो जान बचानी है, जानवर ने दौड़ाया तो भागो। ठीक है, तो नेचर हैज मेड अस वेरी सिंपल लीनियर काइंड ऑफ थिंकिंग, कॉजल थिंकर है हम लोग, ये हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो ये हुआ। जैसे कुछ लोग आप मिलेंगे जो सुपर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं हमेशा, ये वो शेयर मार्केट का वो देखा आपने, वो आप कहीं भी चले जाओ, मुझे हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि वो 10 घर छोड़ के एक आदमी है, कुछ नहीं करता था, शेयर मार्केट में पैसा लगाया और अमीर हो गया, बहुत पैसे हो गए उसके पास। ओके, एंड देन यू विल गेट सम स्टोरीज ऑफ डूम आल्सो। तो देयर आर पीपल जो शेयर मार्केट से बहुत घबराते हैं और देयर आर पीपल जो शेयर मार्केट से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। ओके, जिनको लगता है तुरंत जाके करोड़पति बन जाएंगे, देयर आर समबडी हु सेज कि नहीं, बिल्कुल बर्बाद है। बोथ आर नॉट राइट। ओके, वी शुड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एंड सी व्हाट टू डू। सो मैं अगेन आता हूं और आपकी बात कहता हूं, आपकी तैयारी में क्या होता है। कई लोग आते हैं, सर लगता है नहीं होगा, आपने देखा है चीज। तो आप कोशिश ये करो कि जब भी ऐसी फीलिंग आए ना, तो इनको ना थोड़ा प्रोबेबिलिटी के सेंस में सोचना शुरू करो। मैं बताता हूं व्हाट इज द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आपके फेल होने की पॉसिबिलिटी 100% है? ऑब्वियसली नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो नहीं है। ओके, पास होने की प्रोबेबिलिटी 100% है? वो भी नहीं है, बिकॉज वी नेवर नो, देयर आर एक्सट्रीम केसेस कि तुम एग्जाम के दिन हो सकता है बीमार हो जाओ। मैं ये कोई वो नहीं कर रहा हूँ, श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी जानते हो किस चीज पे काम करती है, ऑल पॉसिबिलिटीज उसका सैंपल स्पेस होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज। समझ में आया कि नहीं? जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो हम सारी संभावनाएं बनाते हैं, तो सारी संभावना में होता है भाई, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, उससे कुछ भी हो जाए, वी डोंट नो। तो वी विल नेवर से कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 100% है, इवन इफ तैयारी बहुत अच्छी, ठीक है। बट लेट्स से
लेट्स वी गिव सम नंबर्स. फॉर एग्जांपल आपकी जो तैयारी है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, बट कैन यू पुट ए नंबर लाइक कि लेट्स से आपको आज की डेट में लगता है कि 70% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको लगता है 30% आपका सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? रख दिया. तो जब भी आप, लेकिन आप ऐसा सोचते नहीं हो, आप सोचते हो फेल होने के बारे में, तो आप यही सोचते हो कि आप 100% फेल हो, एंड देन यू गो इन दैट डूम स्टेटस, फेल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह. या फिर आप बहुत हवा में उड़ने लगते हो मोटिवेशनल वीडियो देख के, 100% सेलेक्ट होना है, उस दिन भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे. ये दोनों स्टेट में आप कभी पढ़ ही नहीं सकते हो. जब आप बहुत डरे हुए हो कि मेरा नहीं होगा, आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं. यहाँ रियलिटी इधर उधर चली जाती है, ओनली इमोशंस टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. आप अगर बहुत इलेटेड हो तो भी आप नहीं पढ़ोगे, आप अगर नहीं इलेटेड हो, बिल्कुल परेशान हो, आपको लगता है कि यार नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, तो भी आप नहीं पढ़ोगे. एंड द सॉल्यूशन इज द प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, जो हमारे अंदर नेचुरली इनग्रेन्ड नहीं है. ये सोच आप तभी पैदा कर सकते हो जब आप इसके बारे में जानते हो, जैसे मैंने आपको आज बता दिया. ओके, तो अब आप इसके बारे में सोच सकते हो कि जिस दिन आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उस स्टेट में आप गए, तो आपको सोचना है कि आपका दिमाग लीनियर सोचता है, ये एक स्टेट एज्यूम कर लेता है. लेकिन अगर मेरी तैयारी ऐसी है कि मैं अगर आज मार्किंग करूं तो 70-30 चांस है मेरा, 70%. जब 70% सेलेक्ट होने का चांस है, तो 30% ना सेलेक्ट होने का चांस आपने दिया है, बट ऑड्स आपके फेवर में है कि नहीं है? यस और नो? ऑड्स आर इन योर फेवर. सो इवन इफ देयर इज अ फियर एलिमेंट, लेट्स से देयर इज अ फियर एलिमेंट, proportionally you have a counter element of, let's say, confidence or elation. Yes, that is also there. So fear will never dominate you because you have given number, the probability is there. You have 70% probability of selection and 30% probability of not getting selected. So if that is the case, आपके पास देखो, कोई ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, मतलब उसके सैंपल स्पेस में कहीं फेल होना है ही नहीं है, महामूर्ख व्यक्ति है. ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बाद में. ठीक है, बिकॉज उनके सैंपल स्पेस में फेल होना कभी था ही नहीं, जबकि हो सकता है ऐसा, ड्यू टू एनी रीजन इट कैन हैपन. तो आपके सैंपल स्पेस में तो होना चाहिए, राइट? और एक ऐसे लोग हैं जिनको कभी यही विश्वास नहीं होता कि मेरा होगा. वो दोनों डिस्क्रीट स्टेट्स में रहते हैं, ह्यूमन नेचर है. लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि ह्यूमन माइंड इज ट्रेनेबल, वी कैन ट्रेन इट टू थिंक इन ए प्रोबेबिलिस्टिक वे. तो जब भी आपके अंदर कोई भी अनसर्टेन सिनारियो है, जैसे ये सिनारियो क्या, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक अनसर्टेन सिनारियो है, इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं. तो जब अनसर्टेन सिनारियो होता है, देन द बेस्ट थिंकिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, व्हिच यू कैन ट्रेन योरसेल्फ टू थिंक इन दैट वे. ठीक है, तो जब भी आपके इमोशंस आपके लिए ओवरड्राइव बन जाए, ओवरराइड करने लगे, तो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. यार मेरी तैयारी चल रही है, लेट्स से किसी की तैयारी है, वो अपने आप को 80-20 नंबर दे देता है, बी रियलिस्टिक. 80-20 बोल सकते हो, आपने फेलियर की पॉसिबिलिटी अभी भी रखी है, बट ऑड्स ऑफ सक्सेस इज हाई, मोर देन odds of getting failed. It's a good bet. It's not a bad bet. What you have to do, you prepare in a way so that you keep increasing this number. The more odds, the better you are becoming in your preparation. And how these odds will go up? अगर आपका performance mock में improve होता है like that, you can just keep making your score go up. If there is something bad happening, you can make it down. But there will always be, a realistic state. In any given case, I cannot assume कि you will say कि ये 50-50 नहीं रहेगा. Let's say somebody has started preparation, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो मैं कहूंगा ना फेलियर ना सक्सेस, एक बैलेंस मान लेते हैं. अभी सब कुछ मामला न्यूट्रल ही है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है, लाइक ए टॉसिंग ए कॉइन, कुछ भी हो सकता है काइंड ऑफ सिनेरियो. तो उसके लिए भी तो 50-50 का स्टेट है. उसका डर और उसका जो, लेट्स से उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट उसका डर भी तो किसी काम का नहीं है. नहीं, बैलेंस में होना चाहिए ना दोनों, 1:1 में तो हो कि यार अभी तो तैयारी नहीं की, अभी करेंगे. तो आपको ये पॉइंट जो है मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज वेरी हेल्पफुल फ्रेमवर्क. वी एज ह्यूमन आर प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड नेचुरली, बट अगर हम सिचुएशन को, स्पेशली अनसर्टेन केसेस को, प्रोबेबिलिटी के सेंस में सोचना शुरू करेंगे, देन वी विल हैव ए बैलेंस पर्सपेक्टिव. नथिंग इज 100% सर्टेन, वी ऑल नो. हमेशा वी टेक शेयर ऑफ रिस्क, but we know where we are going, where we are headed. If odds are 70 and 30, it's not bad odds, good odds, right? It's not 30 and 70 ना, कि ये 30 है और ये 70 है. अगर ऐसा है, then you are betting little wrong. ऐसा नहीं कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हो सकता, but it's you are betting wrong, you are not going in the right direction. So you have more fear than confidence. So
बट अदरवाइज बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। तो आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो इनके प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना। एक मॉक टेस्ट में नंबर खराब होता है, लोग तुरंत ही क्या हो जाते हैं, मेरा नहीं होगा, क्योंकि आप तुरंत ही फेल 100% फेल के स्टेट में चले गए। कैन वन मॉक डिसाइड यू विल बी सिलेक्टेड और नॉट? नो, इट कैन नॉट। अब आप कहोगे सर ये नंबर लेकिन एग्जैक्टली हम कैसे दें? इनर फीलिंग लाओ ना अपने अंदर। यार आप ऐसे नंबर तो रैंडमली दे सकते हो ना, इट्स बेटर कि वो रैंडमली अपने विचारों में फर्जी में उलझे रहो। मैं कहूंगा आपने तैयारी जब शुरू करी यू वर 50-50, उसके बाद कुछ तो तैयारी करी है तुमने, ठीक नहीं करी है, सो यू आर नेचुरली लिटिल गुड। तो आप जैसा पढ़ रहे हो, आपकी जैसे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से यू कैन मेक 60-40, 55-45, सो दैट यू नो कि ये नंबर चेंज भी होते हैं, यू नो कि ये नंबर बदले भी जा सकते हैं। मे बी एग्जाम के जस्ट पहले आई बिकम 90-30। विराट जी कह रहे हैं सर टॉपिक चेंज क्यों हो रहा है डेली? विराट देखो, एक टीचर होता है जो बहुत डम टीचर होता है, मुझे पता है मैं आपको 20 क्लास और पढ़ाने वाला हूँ, मैक्सिमम 15 क्लासेस के बाद में मिलूंगा नहीं आपको, तो यू विल हैव ए वेरी हैप्पी लाइफ आफ्टर दैट। बट उसके पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिफोर आई एंड द कोर्स I give you some life tips also, which helps you in charting your path little easily, ठीक है? So मेरे लिए टीचिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको सिलेबस आपका खत्म करा दिया एंड देन खत्म। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बता दूं जो आपके जीवन में थोड़ी मदद करें, ठीक है? इसलिए बातें कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं कोई फेयरवेल क्लास नहीं लूंगा आपके बैच की, राइट? जिस दिन आखिरी क्लास होगी सब्जेक्ट की, वही आखिरी क्लास हो जाएगी। कोर्स पूरा हो रहा है यार। चलो पढ़ो, वापस आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी रहेगा तो करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी कहाँ जा रहे हैं हम अभी? अरे मैं कह रहा हूँ बैच खत्म हो रहा है भैया। आफ्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स डीआई मेंसुरेशन हो गया ना कोर्स। ये जो लोग शुरू से जुड़े थे उनके लिए हुआ कि नहीं हुआ? चलो, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज सर्कुलर फील्ड, ये हो गया सवाल क्या? नहीं, ये शायद नहीं हुआ था। 1.2 रुपए वाला यही करना है ना? 89 हो गया था। हाँ 89 हो गया था। चलो करो क्वेश्चन नंबर 90। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग सर्कुलर फील्ड का रेट है 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, ₹7700। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप ए फेंस ऑल राउंड इट 1.2 रुपीज पर मीटर। देखिए ध्यान से, बहुत गौर से, 7700 अपॉन ये कॉस्ट हो गई आपकी 7700 रुपीज, 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर आपका चार्ज है, तो इसको मैं कहूंगा 0.5। तो 0.5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा 15400। ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर एरिया मेरा 15400 मीटर स्क्वायर है तो आपको होगा ये 154 का 100 गुना है, तो जो सरकमफरेंस होगा वो कितना होगा? अगर 154 का 100 गुना है तो आपको 44 का 10 गुना यानी 440। और अगर 440 आपका सरकमफरेंस है तो कॉस्ट 1.2 है, तो 440 इंटू 1.2 करना है। 440 इंटू 1 440 है, और 440 इंटू 0.2 कितना है? 88 यानी 88। तो ये 8 है, ये 12 है, ये 528 है, 528 यानी आंसर क्या है? सी। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर यूनिट डिजिट से हो जाएगा, कर लो, अगर ये ऑप्शन है तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यस, तो जो स्टैंडर्ड सर्किल है उसका हेल्प आप यहाँ भी ले सकते हैं। 91st क्वेश्चन, शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। ओपी आपको 12 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मुझे 12 दी है, एरिया निकालना है, तो चलो निकालते हैं। आपको ये 12 है। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इसका क्या होता है रेडियस? आप ज्योमेट्री में इसका रेडियस निकाल चुके हैं वैसे, तो आप ये कहोगे कि अगर ये साइड आपकी ए होती है, थोड़ी देर के लिए समझना, ये हम कर चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं आपको, राइट? सो व्हाट आई विल से, इसको आप इसका रेडियस आर मान लो, तो अगर मैं इसको आर मानूंगा तो ये जो लेंथ होगी ये r√2 के बराबर हो जाएगी, ये r हो जाएगा। तो r√2 प्लस r की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, तो r इंटू √2 प्लस 1 a के बराबर हो जाएगा। r की वैल्यू a इंटू √2 -1 हो जाती है। ठीक, समझ में आया? तो मुझे तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा पाई इंटू 12 स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाई 4, ये हो गया आपका एरिया इस क्वार्टर सर्कल का, माइनस इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल का एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका पाई इंटू 12 स्क्वायर, यानी वही सेम चीज। और ये जो √2 -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 3 - 2√2 के बराबर हो जाएगी। देखना ध्यान से, 144 को 4 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 36 पाई माइनस 144 इंटू 3 हो जाएगा आपका 432 पाई,
और ये आ गया प्लस में 288√2 पाई। ऐसा कुछ बन रहा है? कुछ गड़बड़ लिखा तो बताना। सब सही है ना? अब इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा सिंपली 396 पाई माइनस में प्लस 288√2 पाई। आपका आंसर हो गया सी। ठीक, सी आपका उत्तर सही हो गया, 91 सी। 92 रेडियस व्हील का जो इतना सेंटीमीटर कवर करेगा 28 रिवॉल्यूशन में। ओके, तो एक बात बताओ मुझे, 28 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? 28 इंटू 2 पाई r, या कह लें 28 इंटू सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं। ये 616 आ गया आपका। सो 2 पाई r की वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो ये 616/28 हो गई। 4 से अगर काटोगे तो ये 7 बनेगा, 154 बनेगा। 7 से काटोगे ये वैल्यू 22 बन जाएगी। 2 पाई r अगर 22 है तो ये 44 का आधा है, तो रेडियस भी 7 का आधा होगा। ये ऑप्शन आप चाहो तो 22/7 रख के सॉल्व कर लो, वहां से भी r की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 2 पाई r की वैल्यू अगर 22 होगी, 44 का आधा है, तो 7/2 7 का आधा होगा। 93 देखिए, 4 इक्वल सेमी सर्कल्स हैं, इनको हमने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये जो PQ की वैल्यू है ये 28 यानी 28 है। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे निकालोगे इसका एरिया, इस शेडेड रीजन का एरिया? तो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर इसका रेडियस 28 है तो आपको पता है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इन सबका रेडियस 7 के बराबर हो जाएगा। होगा? यस और नो? कोई कंफ्यूजन है किसी को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। एक और चीज बहुत गौर से देखना, यहां पर छोटी सी बात, ये जो पोर्शन है ये, इस पोर्शन में ये रेडियस, ये वाली लेंथ रेडियस के बराबर है 7, तो ये स्क्वायर बन जाएगा 7 7। ये एक तरह से लीफ है। आपको पता है लीफ का एरिया मैंने क्या लिखवाया था? कल ही लिखवाया था कि ये 4/7 इंटू ए स्क्वायर होता है। याद है? ए की वैल्यू अगर 7 रखोगे तो ये वैल्यू 28 आ जाएगी एक तरह से, तो इसको मैंने लिख दिया 28। नाउ लेट्स समराइज एंड सिंप्लीफाई थिंग्स। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 7 रेडियस के एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 77। ठीक है, यस। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 77 माइनस 28 होगी। ऐसे सोचने में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सारे 4 सर्कल तो सेमी सर्कल मुझे दिख रहे हैं, तो 4 सर्कल 77 इंटू 4 का एरिया देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 28 आपका 2 बार काउंट हो गया। ये पोर्शन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग पोर्शन 2 बार काउंट हो गया दोनों में। अगर आप 77 इंटू 4 कर रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। अगर कोई ओवरलैपिंग एरिया नहीं, जैसे क्रिकेट में आपने कभी मैच खेला हो तो कॉमन होता है ना क्रिकेट में एक, जो दोनों तरफ से बैटिंग करते हैं। तो मान लिया एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं इंक्लूडिंग कॉमन, कॉमन तो दोनों टीम का हिस्सा है। दूसरी टीम में भी 11 खिलाड़ी उस कॉमन को मिला के हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 22 नहीं है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 + 11 - 1 वो कॉमन है जो दोनों में होता है, तो ये वैल्यू 21 के बराबर हो गई। सिमिलरली यहां पर क्या है, ये पोर्शन कॉमन है, तो 77 इंटू 4 में 28 मुझे घटाना पड़ेगा। इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते। अगर आपने यहां जैसे 11 + 11 लिखा तो वो कॉमन दोनों जगह सिंगल सिंगल 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मैं एक बार घटाता हूं ताकि करेक्ट वैल्यू आए। 21 लोग ही होते हैं और एक कॉमन हो जाता है तो 11 11 करके दोनों की टीम बन जाती है प्लेयर। सेम कहानी यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 308 आ गया ये, और 308 में मैंने 28 को घटा दिया, वैल्यू आ गई 280, 280। आंसर हो गया डी। समझ में आ गया सभी को? डी, यस। 77 कैसे आया? पायल जी, 7 रेडियस के सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर आपने मेंसुरेशन शुरू से पढ़ा है, इवन ज्योमेट्री में ये चीज मैंने मेंशन की होगी 1 2 बार। अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है, तो आधा एरिया सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 77 77 77 77, वही मैंने लिखा है 77। ठीक है, 4 और 7 को कॉमन लेके करना आसान होगा, नहीं जरूरत नहीं, इतना सिंपल, इसमें क्या कॉमन लोगे। तो पता है 77 कैसे आया? 154 का दुगना करने से आया, आधा करने से आया। तो इसको आप ऐसे सोचोगे 77 इंटू 4 इज नथिंग बट 154 इंटू 2, 308 माइनस 28 280। सिंपल है ये। 94th क्वेश्चन, 1 सर्कल प्लस 1 हाफ सर्कल प्लस स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ है इसमें बालक?
अच्छा वो कह रहे हो आप, हाँ सोच सकते हो अभी। अगर आप ऐसे सोचना चाहते हो कि इन दोनों को मिला के एक पूरा सर्कल मिल जाएगा, इस पोर्शन को मिला के एक सेमी सर्कल मिल जाएगा, देन ये स्क्वायर वाला पोर्शन वहां से भी आ जाएगा, आप निकाल के देखोगे सेम ही आंसर आएगा। एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर का है, वो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के भीतर है। एडीसी बीसीडी के बराबर है 60 डिग्री है, डीएबी एबीसी के बराबर 120 डिग्री है। आपको बताना है कि जो एरिया है एबीसीडी का वो क्या है। डी सी एंगल बराबर है, ए और बी एंगल आपके बराबर है, ठीक है। तो कहानी जो है ना कुछ इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल की हो रही है कि ये 120 है, ठीक। ये समझ में आया सभी को? कुछ ऐसा केस है और एक सर्कल इसके भीतर इंस्क्राइब्ड है। थोड़ा डायग्राम और तमीज से बनाना पड़ेगा, तभी इंस्क्राइब सर्कल दिखा पाऊंगा मैं। तो आप एक काम कर लो, अब इस केस में आप समस्या समझ रहे हो ना? क्या समस्या है कि इसमें जब तक आप बाकायदा स्केल डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तब तक वो चारों भुजाओं को छूने वाला सर्कल तुम्हें मिलना ही नहीं है, राइट? नहीं पाओगे। हाँ जी। सो लेट अस ट्राई अ बिट कि कैसे होगा, तो आपको कुछ मजेदार चीज समझ में भी आएगी। इंस्क्राइब का मतलब जानते हो क्या होता है? पहले इंस्क्राइब का मतलब देखो ज्योमेट्री में जाके। हिंदी मत पढ़ना, हिंदी पढ़ोगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जब भी शब्द इंस्क्राइब का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो टचिंग साइड्स ही होगा, वरना तुम एरिया निकाल सकते हो क्या इस रेडियस से? ऐसे तो बोलोगे इनफाइनाइट कुछ भी एरिया होगा। आप बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो सर्कल तुम इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, कौन रोक लेगा तुमको? आप 12 के रेडियस का भी बना रहे हो तो क्वाड्रिलेटरल का तुम्हें आता पता कैसे चलेगा? ओके, so something like this you have to draw. So ये दोनों वैल्यूज मुझे 120 120 पकड़नी पड़ेंगी और ये दोनों वैल्यू 60 और 60 पकड़नी पड़ेंगी। इसका जो रेडियस है वो आपको कितना दिया है? 12। तो रेडियस अगर आपको 12 पकड़ा दिया गया है तो आप ये कहोगे कि ये जो ओवरऑल डिस्टेंस होगी ये आपकी 24 हो जाएगी सेंटीमीटर से, ठीक है। क्लियर है? बट दिस विल नॉट गिव यू द आंसर। आंसर निकालने के लिए अभी थोड़ा परिश्रम और करना पड़ेगा, और परिश्रम करके ही आंसर आएगा। कैसे? देखो, ये सेंटर से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये वैल्यू मेरी 12 बनेगी और ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। 30 के अपोजिट अगर 12 होगा तो 60 के अपोजिट क्या होगा? 12√3 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू भी आपकी 12√3 आ जाएगी। ये सर नो 30 के अपोजिट, सॉरी 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 सॉरी, ये 60 बनेगा, गलत बोल रहा हूं मैं। ये वैल्यू 60 बनेगी, 120 है ना। 60 के अपोजिट अगर 12 है तो 30 के अपोजिट 12/√3 बनेगा, एंड 12/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4√3। तो ये वैल्यू आपकी 4√3 के बराबर होगी। सेम कार्य आपको यहां करना पड़ेगा, यहां करोगे तो आप कहोगे 30 है। तो ये वैल्यू आपकी 12 है, रेडियस, सॉरी ये लेंथ 12 है। तो 30 के अपोजिट अगर 12 है तो ये 60 के अपोजिट क्या बनेगा आपका? 12√3। तो ये 12√3 क्या बन गया? 24√3। एक चीज आपको यहाँ पर और भी समझनी है कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का, आई विल आस्क सिंगल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ओनली सिंगल क्वेश्चन। और वो ये है सिंपल सी बात कि ये एक ट्रेपीजियम होगा। और उसका रीजन क्यों है कि ये ट्रेपीजियम होगा? क्योंकि ये पहली बात तो अगर 60 है और ये 120, ये 60 है और ये 120 है, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का टोटल कितना बन रहा है आपका? 180 बन रहा है, राइट? दीज लाइंस विल बी पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस होंगी।
एंड दैट्स नेचुरल ऑल्सो, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये होना ही नहीं है। ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो है एक ऐसा सर्कल आप बना ही नहीं पाएंगे जो चारों भुजाओं को छू पाएगा। एक इट हैज टू बी लाइक दिस कंसीडरिंग दीज एंगल्स। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 24√3 और 8√3, 24 और 8 32 हो गया, इंटू हाइट, हाइट हम बोलेंगे 24 के बराबर है, तो 2 से बनेगा 12, मल्टीप्लाई करिए, 12 दूना 24, 12 3 36 और 2 38 √3, 384√3। समझ में आ गया सभी को? इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। आशा करता हूं कि समझ में भी आया होगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, तो आपको ये बात इस सवाल में क्या समझनी है कि अगर मैंने यहां 120 लिया और यहां 60 लिया और एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है, देन इट हैज टू बी ट्रेपेजियम। ओके, ऐसा नहीं, देखो जनरल क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है एक सर्कल के अबाउट। जैसे एक मान लिया मैंने ऐसा लिया, तो अगर एंगल की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम कुछ भी बना देंगे। देखो ऐसे बना देंगे, आप कहोगे इतना बनाओ, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपका ये ट्रेपेजियम ही होगा। ये गलतफहमी भी नहीं पालनी है आपको। जैसे ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको गौर से देखो, ये क्या ट्रेपेजियम है? नहीं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल भी बन सकते हैं जिसमें ट्रेपेजियम नहीं होगा। आमने सामने की भुजा का सम बराबर होता है, आपने देखा हुआ है। बट जब ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया जाएगा, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया जाएगा, ये कंडीशन आपको दे दे, तब ये ट्रेपेजियम हो जाता है। अगर ये 60-60 हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैं इसको थीटा थीटा बोल दूं, मैं इसको 2θ 2θ बोल दूं, तो आप क्या बोल रहे हो कि इन चारों का सम 360 होगा? कर लो, 1 2 3 4, 4 2 6, 6θ आपका कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। थीटा 60 आ गया, तो आप समझ गए ना क्या हो रहा है। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आता है कि जिसमें दो एंगल एडजेसेंट थीटा थीटा है और दो एंगल 2θ 2θ है, अगर ऐसा एंगल है देन ये ट्रेपेजियम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस। तो इस बात को आप बस अच्छे से समझ लीजिएगा, सो दैट एग्जाम में जब भी आगे ये प्रश्न आए तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्या हो रहा है यहां पर। इसका एक जो प्रश्न और बन सकता है वो भी मैं बताता हूं आपको। एक प्रश्न बनना थोड़ा और संभव है, एंगल डिफरेंट होगा तब। सौरभ, वो पहले ही बता दिया मैंने, वो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, उसमें कोई स्पेशल केस नहीं है। ये क्या, अगर आप कोई ऐसा अजीब सा बना दो डायग्राम जिसमें थीटा थीटा सेम ना हो, तो वहां कुछ नहीं होगा। इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल, समझे कि नहीं? जब एंगल ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब एक शब्द बोलूंगा, उसको बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके पास कभी भी एक ट्रेपीजियम है जिसके भीतर हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो चारों साइड्स को छू के जा रहा है, ये ट्रेपीजियम हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। क्योंकि अगर ये आइसोसेलेस नहीं हुआ देन ये चारों साइड को छू ही नहीं सकता है। अगर ट्रेपीजियम है, कंडीशनल है, अगर ट्रेपीजियम है तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनेगा, ये दोनों इक्वल होने पड़ेंगे। समझी बात? आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 2θ, दिस इज 2θ। आपको ये भी पता है कि यहाँ थीटा 60 आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो, एंड दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर है? अब मैं कुछ और बता देता हूँ जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसी रिजल्ट को आप आर के टर्म में लिख लो। जैसे ये आर है, प्रीवियस क्वेश्चन तो यही था। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ बेटा, इतना ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हो तुम? उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तमीज से मैं अच्छे से। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये आर हो गया, ये यहाँ पर आपका पता है आपको 30 बन जाएगा। नॉट दिस आर, आर ये है आपका। तो ये वैल्यू आपकी आर बाई √3 हो गई, ये वैल्यू भी आपकी आर बाई √3 हो गई, पता है आपको। आपको ये भी मालूम है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये 90 बन जाएगा, ये आर है, और ये आपका 30 है, तो ये आर √3 है, ये भी आपका आर √3 है। तो 2-3 बातें और भी हैं यहाँ पर जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है।
ये ए बी लिखा मैंने यहां पर, ये मैंने आपका सी डी लिखा। हाँ जी, सी डी और ए बी का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसकी डायमेंशंस भी फिक्स हैं कि ये 2r/√3 है, ये 2r√3 है, तो वो 3 गुना है। क्या ये बात समझ में आ रही सभी को? 3 टाइम्स करोगे तो वो √3 ऊपर बन जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बनेगा, तो 2r/√3 प्लस 2r√3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का 2r होगा, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये आपका गुणा होके बनेगा 6 2 8, 8r²/√3 एरिया है। आप इस फॉर्मूले में पिछली वैल्यू रख के देख लो, आर की वैल्यू 12 है तो 144 हो गया बटे √3 हो गया। 144 को अगर मैं डिवाइड करूं √3 से तो ये बन जाता है आपका 48√3। 8 से गुणा कर लो, वही जो 8 28 64 8 चौके 32 36 √3 की वैल्यू, तो 8r²/√3 आपका एरिया बन जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई और कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, बता सकते हो? ठीक है। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ऐसे चतुर्भुजों में आपको ये भी पता है कि आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर है, ये भी बता दिया मैंने कि आइसोसेलेस है, तो हम ये भुजा भी निकाल सकते हैं। ये कितनी है, वी कैन कैलकुलेट। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। जैसे हम एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल के भी देख सकते थे कि ये भुजा किसके बराबर है। ये r है, ये 30 है, बताओ किसके बराबर है? ये 30 है और ये r है, तो 60 के अपोजिट क्या बनेगा, r√3 बनेगा। यहां पर ये वैल्यू 60 है, 60 के अपोजिट r है, 30 के अपोजिट r/√3 है। या आप ऐसे देखो, इस पॉइंट से एक टेंजेंट है तो ये r√3 है, तो ये भी r√3 होगा। इस पॉइंट से टेंजेंट है, ये r/√3 है, तो ये r/√3 होगा। तो ये जो x है, यानी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, उसमें x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, r√3 प्लस r/√3। x की वैल्यू आपकी आ रही है 3r प्लस r, यानी 4r/√3। ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। तो अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछ बैठूं, इसका पेरीमीटर बताओ क्या है, आप क्या बोलोगे? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सो पहले तो मजेदार बात है, ये लिखने की जरूरत थी नहीं, मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है आपसे नॉन पैरेलल साइड की वैल्यू पूछ ले, तो 4r/√3। पेरीमीटर तो यहीं से निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है जो सम इसका और इसका होगा, ये प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं मैं, आमने सामने की भुजा का सम वही होगा जो इन दोनों भुजाओं का सम होगा। तो हम x को वैसे भी लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इन दोनों का सम होगा वही इन दोनों का सम होगा, और दोनों ये बराबर है तो x की वैल्यू वहां से भी निकल जाती। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर आपका एक तरह से निकलेगा इसका 4 गुना करने से, तो ये 16r/√3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? 16r/√3। ये आपका पेरीमीटर हो गया। √3 तो गायब भी हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आ गया सभी को? थीटा इज नॉट 120। अच्छा एक मिनट, मैंने यहां पर उल्टा एंगल लिख दिया, उसको सही कर लो आप। ये आपके थीटा थीटा है और ये आपके 2θ है, इसको चेंज कर लो, इसको बदल लो आप। तो अब आपको अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो अब आप इसमें गलत हो ही नहीं सकते। क्या सवाल बन सकता है? एरिया वो निकलवा दिया, पेरीमीटर वो निकलवा दिया, ये जो जो ऑब्लिक साइड्स हैं इनको ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं, ये पैरेलल साइड्स हो गई ट्रेपेजियम की, ऑब्लिक साइड्स हो गए, तो आपको ऑब्लिक साइड्स की वैल्यू पता चल गई, राइट? क्या होगी 4r/√3। तो जो भी बनेगा अब आप इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यू कैन सेव योर टाइम इन एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, तो इसको आप अपने रिवीजन में नोटबुक में लिख लो और इस्तेमाल करिए इसका मजेदार तरीके से, ठीक। अच्छा ये सवाल ज्योमेट्री में हमने किया हुआ है, किसी को याद है? ये सवाल हो चुका है, लंबा सवाल था, मैंने इसका ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी आपको बताया था। और आंसर डटे हो तो यार तुम तो बड़े उस्ताद हो मुझे आंसर कभी याद नहीं होता, बट हाँ ये याद है कि हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सवाल को कर लिया था अनुमान लगा के, और फिर मैंने इसको सॉल्व भी करवाया था, लंबा सवाल था। तो ये ऑलरेडी डन है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में हो चुका है, में हो गया है, तो ये आप वहां से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर नहीं देखा देख लेना। इस सवाल पे आओ, एक चित्र दिया है, इसमें दोनों सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है।
कॉमन टेंजेंट्स हैं आपकी ए बी और सी डी। सी डी 18 के बराबर है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, बताइए ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको दिया है, आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। ऑल्दो ज्योमेट्री का सवाल है, तो डीसीटी अपॉन टीसीटी के रेशियो का फॉर्मूला होता है एक, किसी को याद है क्या होता है? अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो लिखूं, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमें 7 दिया हुआ है और सी डी की लेंथ हमें 18 दी हुई है, तो कुछ बातें हमें पता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है ये होती है डी स्क्वायर माइनस, और यहां भी होता है डी स्क्वायर माइनस, यहां पर आपका आता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपका आता है डी स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। आपको क्या दिया हुआ है? आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है जो कि ए बी है, ए बी स्क्वायर कर लेते हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू मुझे यहां 18 दी हुई है, 18 का स्क्वायर 324 के बराबर होता है। ये वैल्यू आपकी हो गई डी स्क्वायर माइनस 0, और ये हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। यस, लेकिन एक समस्या और भी है। वो समस्या है कि डी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कि जब भी दो सर्कल्स इक्वल रेडियस के होते हैं, अगर मेरे पास दो सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, और ये दो सर्कल का रेडियस अगर इक्वल हो, यानी दोनों सर्कल आइडेंटिकल हो जाएं, तो जो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी होती है और जो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है। ये डी तो ये भी डी, एक ही बात होती है। समझ में आई बात? अगर दो सर्कल आइडेंटिकल होते हैं तो सेंटर्स के बीच की दूरी और ये ए बी, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही बात है। डीसीटी की जो लेंथ है ये डी के बराबर ही हो जाती है, सेंटर्स के बीच की दूरी इसी के बराबर हो जाती है। तो जो मुझे निकालना है बेसिकली वो डी ही निकालना है, जो मुझे निकालना है वो डी ही निकालना है। तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर सीधा कट गया आपका, और ये डी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या मिल गई? 18 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। बेटर टू राइट इन दिस वे, क्योंकि ये 18 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर 18 प्लस 14 32 बन जाएगा, और 18 माइनस 4 4 बन गया, 32 चौके कितना हो गया? एक मिनट, आंसर तो नहीं मैच कर रहा। नन ऑफ द आंसर इज मैचिंग। करना चाहिए, क्या घोटाला किया मैंने, चेक करो जरा। आंसर शुड मैच। बताइए कहां गड़बड़ी हो गई? मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है? यहां माइनस था ना, ये राइट। अच्छा, मैंने ये कॉन्फिडेंटली कैसे बोला आपको? मैं कई बार कहता हूं ना कि ऑप्शन गलत है, इस बार मैंने क्यों नहीं बोला ऑप्शन गलत है? बताओ। मैंने कहा देखो मैंने कहां गलती करी, क्योंकि मैं श्योर था कि मेरा आंसर गलत है। कोई बताएगा कैसे? कैसे मैं श्योर था कि मेरा आंसर गलत है? देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो तुम लोग। आपको लगा मिस्टेक हुई है? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था कि मिस्टेक हुई है, लगा नहीं, पता है कि मिस्टेक हुई है। एक कोई कह रहा है ए बी 18 नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स आर इक्वल, ये बात गलत है। ए बी 18 नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। 18 आया भी नहीं, 128 से 18 थोड़े ना आ गया। देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया, डीसीटी की जो लेंथ होती है वो टीसीटी से बड़ी होती है, पढ़ाया होगा मैंने आपको। अच्छा, बेसिक फ्रेमवर्क। नाउ इफ डीसीटी का स्क्वायर, टीसीटी का स्क्वायर 324 है, डीसीटी का स्क्वायर 324 से बड़ा ही होगा। तो व्हेन आई एम गेटिंग समथिंग लाइक 128, आई नो आई हैव डन द रॉन्ग कैलकुलेशन। श्योर, शॉर्ट 324 से बड़ा होना चाहिए। उन दिन वापस जाके मुझे गलती भी दिख गई कि ये प्लस हो गया, यहाँ पर वो घटना नहीं है, जुड़ना है। तो ये छोटे छोटे फ्रेमवर्क भी हेल्पफुल होते हैं सवाल में, ऑप्शन एलिमिनेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ नहीं होगा आपको हेल्प, क्योंकि सारी वैल्यू 18 स्क्वायर से बड़ी दी है, बट ये नॉलेज भी आपको हेल्प कर सकती है। इनकेस आपको ऐसे ऑप्शन दिए हो, मान लिया कि 3 ऑप्शन 324 से छोटे दिए हो, एक ही ऑप्शन बड़ा दिया हो 324 से, तो वही लगा दो। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई 324 प्लस 196, 520 बी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बारीकियां हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। इनको ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ या नहीं? ये छोटी छोटी बातें बहुत कारगर होती हैं, स्पेशली सिली मिस्टेक्स को रोकने में।
97. Tangent of length 40 centimeter has been drawn from point P on circle C. The minimum distance between point P and circle C is given. Radius of the circle. चलो ज्योमेट्री का रिवीजन हो जाएगा इसी के साथ आपका. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब सर्कल को जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, तो ये दूरी सर्कल और इस पॉइंट P की जो मिनिमम दूरी होगी जब आप सेंटर से ज्वाइन करते हो ना, तो ये जो पॉइंट है, ये दूरी, ये मिनिमम डिस्टेंस है, 32 है, ये 40 है. रेडियस आपको निकालना है, तो ये 90 होगा, आपको पता ही है. ये रेडियस R होगा, ये भी R होगा. तो अब आप ट्रिपलेट का जुगाड़ लगाओ. R की वैल्यू 9 ले लो, बन जाएगा 40, 41, 9. ठीक है, ये होते हैं ट्रिपलेट, 9, 40, 41. तो इफ आई टेक R इज इक्वल टू 9, बात बन गई. ये 41 हो गया हाइपोटेनस, 40, 9. तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? रेडियस 9 सेंटीमीटर. ठीक है. एक ट्रेपीजियम है ABCD. AD हमारा BC के पैरेलल है, CA हमारा BA के परपेंडिकुलर है, BD हमारा CD के परपेंडिकुलर है, AB हमारा DC के बराबर है जो कि 30 सेंटीमीटर है, BC 50 सेंटीमीटर है. एरिया बताना है ट्रेपीजियम ABCD का कितना होगा. ABCD. एक मिनट. AD और BC पैरेलल है. ठीक है. AB आपको 30 दिया हुआ है, DC आपको 30 दिया हुआ है. जैसे बराबर दे दिया, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया आपका. BC आपको 50 दिया हुआ है, 50. CA BA के परपेंडिकुलर है. तो डायग्राम जो बना है इसमें काफी बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है. खैर कोई नहीं, ऐसा लिखते हैं. CA अगर BA के परपेंडिकुलर है तो आप करो ये एंगल 90 डिग्री है. ओके, तो आइडियली ऐसा नहीं बनाना चाहिए था. अगर मैं डायग्राम को बिल्कुल हिसाब से बनाने की कोशिश करूंगा कि CA हमारा BA के परपेंडिकुलर है, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा, काइंड ऑफ. इसको छोटा करना पड़ जाएगा क्योंकि हमें तो ट्रेपीजियम बना के रखना है इसका, काइंड ऑफ. तो ये 30 है, ये 50 है, तो ये आपका 40 बन जाएगा, ये भी आपका 40 होगा, कोई डाउट नहीं. हाँ जी, क्लियर है सभी को? आप बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द एरिया? BD आपका CD के परपेंडिकुलर है. वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिमेट्री है तो होना ही है, वो होना ही है. BD CD के परपेंडिकुलर हो जाएगा. फाइंड आउट द एरिया बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. कैसे आप एरिया कैलकुलेट करोगे? ओके, AB 30 दिया हुआ था क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने 40 क्यों लिखा? नहीं लिखना चाहिए था 40. ये 50 है, ये 30 है, ये लेंथ 40 हो गई. मतलब जो डायगोनल्स हो गए 40 40 हो जाएंगे ना. पूरे क्या? पूरे नहीं, इतनी लेंथ. जैसे ये 30 है, क्या डायगोनल 40 निकलेगा यहाँ पर? नहीं. ये 3 4 5 का मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या नहीं? अगर ये 90 डिग्री भैया, ये 30 है, ये 50 है, क्या ये 40 होगा AC? सिमिलरली क्या BD भी 40 होगा? यस. तो ये दोनों डायगोनल्स आपके 40 40 हो गए. अब मेरा सवाल है कि अगर दोनों डायगोनल पता है आपको, दोनों डायगोनल मालूम है, भुजाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो ही गया आपको इस केस में.
हो गया। कैसे निकालोगे एरिया? एरिया कैसे निकलेगा? एडी की वैल्यू आपको मालूम है यहां पर? नहीं, एडी पता नहीं है आपको, तो या तो आप एडी कैलकुलेट करो, तब निकालो कि एडी निकाल लेंगे, एडी निकाल के एरिया निकल जाएगा भाई। तो हम पैरेलल साइड से के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाएगी। अगर एडी निकल गया तो ये लेंथ पता लग गई, ये लेंथ पता लग गई, तो आंसर आ गया। या कुछ और बताओ क्या करें? हाँ जी, इतनी जानकारी के बाद एरिया कैसे निकलेगा? सोचिए, 3 भुजाएं दी हुई हैं आपको, एक भुजा बाकी है। डायगोनल लेकिन यहां एडिशनली मालूम है। अगर आपको डायगोनल ना पता हो, अगर आपको डायगोनल नहीं मालूम होते, तो डायगोनल एडिशनल दिया हुआ है, आप ये देखो उसका मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में। हाउ दैट कैन बी यूटिलाइज, सी इट प्लीज। टाइम लो, टाइम लो, सोचिए। ज्ञान की धारा बहाओ, निकालो। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। हाइट 600, हाइट 600 कहां से आ गई भाई? क्या किया तुमने? मान लिया हाइट 600 कहां से आ जाएगी? कितने लोग कह रहे 600 होगी हाइट? आगे बड़े मजेदार सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग वंस। अभी शुरुआत हुई है आपकी। हम्म 750 से ऊपर होगा। ये ऊपर नीचे से काम नहीं चलेगा यार, बताओ कुछ। ऊपर नीचे कैसे कर रहे हो तुम लोग? बी ए सी राइट एंगल है, तो क्या करें? हाँ राइट एंगल है, बट उससे होगा क्या? व्हाट विल हैपन? उस डेटा से क्या निकाल पाओगे? देखो ध्यान से बेटा, बहुत सिंपल है। कुछ चीजें ना बस देखनी होती हैं। ज्योमेट्री इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि दिखती नहीं आसानी से। एक बात मुझे बताओ, इस 90 डिग्री वाले कोण से मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो एक्चुअली में क्या हुआ है? तुमने हाइपोटेनस पे 90 डिग्री वाले कोण से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो h की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आप बताओ? इसकी जो दो भुजाएं हैं ना परपेंडिकुलर साइड, वो 30 × 40 है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। मैं इसी को चाह रहा था कि तुम नोटिस कर लो। अगर मैं अलग से राइट एंगल ट्रायंगल बना देता और कहता कि ये हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला है, जरा बताओ इसकी वैल्यू क्या, तुम फटाक से बता देते। यहाँ पे वही चीज इतनी आसानी से रिलेट ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, तो आप ट्रेपीजियम में घुसे पड़े हो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा। बट look at the problem. A big problem should be broken down into smaller problems. The problem is there is a right angle triangle and अगर मैं A से परपेंडिकुलर डालूंगा BC पर, तो इट इज क्या किया आपने? 90 डिग्री में 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, उसकी डिस्टेंस क्या होगी? 30 × 40, क्योंकि एक साइड 30 एक 40 है, अपॉन 5 24। जब ये 24 निकल गया तो आप कहोगे ये क्या है मेरा? 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18, बनेगा 18। क्लियर? समझे कि नहीं? सेम कहानी यहां है, ये भी 18 हो जाएगा। 18 18 36 घटा दो 50 में से, कितना हो गया? 14। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है? आपको मैंने एक चीज और भी समझाई है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में अब अगर आप ये वाला ट्रायंगल काट लो और इधर लाके उल्टा फिट कर दो, ठीक, तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। याद है आपको? भूल गए? जो बनेगा 24 × 32। ये लाके आप 18 यहां जोड़ दो, 24 × 32, तो ये 32 हो जाएगा, 18 जुड़ जाएगा, तो ऐसे। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल काट के उल्टा इधर फिट कर दो, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपके पास, जिसका वर्टिकल हाइट है 24, ये 32। 24 × 32 आपका एरिया हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 24 × 3 = 72, 720 + 48।
768 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बट ज्योमेट्री इसलिए टफ है बिकॉज अगर डायग्राम अलग से है ना, सिंगल डायग्राम अगर दिया हुआ है तो सिंगल डायग्राम में पता होता है कि मुझे क्या निकालना है ना। उसमें जैसे बोल देगा कि आपका देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उसकी लेंथ बता दो। अब सवाल ये जब पूछता है तो आपके लिए आसान होता है बोलना कि ये भी बाई सी है। यहां क्या दिक्कत हुई, पहली बात तो 90 डिग्री यूजुअली जैसा बना होता है उस ओरिएंटेशन में नहीं बना हुआ है, देख रहे हो आप, ये ऐसे है भुजा। दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नहीं दिखाया हुआ है, आपको सोचना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में, इसलिए वो इमीडिएटली आपको हिट नहीं करता कि अरे ये तो वही है। सो दिस इज वेयर पैटर्न रिकॉग्निशन गेट्स इंपॉर्टेंट। द गुड थिंग इज कि आपने अब इस बार देख लिया इसको, तो अब आगे आपसे ये दिक्कत नहीं हो। जो डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं वो 20 सेंटीमीटर ही होंगे ना। 20 का होगा भैया, डायगोनल 20 कहां से हो गया? ट्रेपीजियम के डायगोनल कहां हाफ हाफ काटते हैं यार, वो होता है तुम्हारा उसमें पैरेललोग्राम में होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपीजियम में डायगोनल कब से बाइसेक्ट करते हैं? प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। हाइट 24 कैसे आया यार? यही तो इतनी देर समझा रहे हैं भैया अभिनव बाबू, ये क्या लिखा हुआ है इधर, ये ऐसे आया। ये वैल्यू तुम्हारी 30 है, ये वैल्यू तुम्हारी 40 है, ये वैल्यू तुम्हारी 50 है। यहां से तुमने परपेंडिकुलर डाला तो ये फॉर्मूला लगाते हो कि नहीं लगाते हो? तो ऐसे आया। क्लियर? तो ये सवाल से 98 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं तो ये आपके नोट्स में होना ही चाहिए। 32 कैसे हुआ? देखो यार, ज्योमेट्री में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं हिमांशु। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अगर आप ये राइट एंगल यहां से काट लें, उल्टा करके इधर ले आए तो ये बिल्कुल बाकायदा ऐसे ही फिट हो जाएगा इधर, और ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें ये आपने 18 इधर जोड़ दिया तो ये 32 बाई 24 का रेक्टेंगल हो गया, सेम एरिया। ठीक, ये मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ऐसा होता है। लेकिन आप अपना फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो यहां से, तो 14 + 50 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसे काट लीजिए, 12 बन गया, तो ये हो गया आपका 64 इंटू 12, सेम आंसर है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि डेटा सारा दिया हुआ है, ऑल डेटा इज गिवन, सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस आल्सो। आप अपना यूजुअल फॉर्मूला लगाइए और उससे आप अपना उत्तर निकाल के खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 99। अच्छा, अब 99 नंबर का जो सवाल है ना, एक काम करना पड़ेगा अब आपको, थोड़ा सा काम आपसे मेहनत करवाना है मुझे। 1 मिनट रुको, आप सॉल्व करिए जरा इसको। जस्ट ए मिनट। हेलो, यस, आवाज आ रही है? अच्छा, एक काम आप लोग को, सभी लोगों को करना है, मेंसुरेशन में थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं YouTube की एक अपनी प्लेलिस्ट दे रहा हूं, वो जरूर देख लेना। उसका रीजन क्या है, देखिए इसमें ना 28 वीडियो है। 28 वीडियो मतलब काफी लंबा कंटेंट है, 43 मिनट ऐसे ऐसे वीडियो की लेंथ है, तो इट्स ए टू मच लेंथ। वी कंप्रेस एंड ट्राई टू गिव इट, मैं आपको उसको फिर सीधा फॉर्मूला ही बताऊंगा। ये प्लेलिस्ट बहुत शानदार प्लेलिस्ट है मेंस्ट्रुएशन के लिए, जिसमें इस तरह के जो शेडेड रीजन के एरियाज हैं इनको बहुत अच्छे से मैंने वहां एक्सप्लेन किया है कि इक्वल क्यों है, बहुत ही हाई क्वालिटी डायग्राम्स के साथ। सिमिलैरिटी को वापस से आप वहां रिव्यू कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए मैं एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज इस प्लेलिस्ट को भी देख लेना, तब आपका मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा। आपको अगर सब कोर्स में ही पढ़ा दो तो फिर 15 क्लास और पढ़ानी पड़ेगी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत डिटेल में घुसने का उतना फायदा नहीं है। बट एक बार देख लेना, क्योंकि यूट्यूब पे है, 2x पे देखना है, बहुत अच्छे से वो वीडियो डिजाइन किए गए हैं कि सेल्फ लर्निंग हो आपकी, उसको देख लेना। तो ये जो सवाल है ना यहाँ पर, अभी तो मैं सीधा बता दूंगा कि देखो ये एरिया इसके बराबर होगा, आप वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, तो यू विल फील मोर
अटैच्ड टू मेंसुरेशन, यू विल लव मेंसुरेशन। तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखना, बहुत शानदार है। उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी उसमें है जो शायद एग्जाम में अब नहीं भी पूछी जाएंगी, बट स्टिल इट्स बेटर टू नो देम, क्योंकि वो प्लेलिस्ट है 2017 के एग्जाम के बाद की। 2017 में आपको बताया थोड़ा अजीब सा पेपर आ गया था एक बार, तो कंसिडरिंग दैट आई क्रिएटेड सम ऑफ द वीडियोस टू मेक लाइफ लिटिल बेटर। तो काफी उसमें फिगर बेस मेनली जो इस कोर्स में हर चीज का डेरिवेशन में हम नहीं घुस रहे हैं, वो वहां पर है। 4 साल पहले वीडियो बनाया था मैंने, यस। तो इस प्लेलिस्ट को देख लेना एक बार, अभी टाइम है आपके पास, कोई जल्दबाजी नहीं है। 28 वीडियोस हैं, वेल डिजाइन, प्लीज वॉच देम, बहुत बहुत शानदार वीडियो है, तो उसको भी आप देख लेना। ये अभी चाहो तो रहने दो, ये खत्म हो जाने दो मेरा मेंसुरेशन देन, बट उसको आपका टास्क है कि उसको देखना है, ठीक है। मेक श्योर कि उसको देख लो अपना टाइम निकाल के, जो फॉर्मूले वगैरह है वहां उसको नोट कर लो, ठीक है। और कुछ हेल्पफुल फॉर्मूले हैं जो आपके लिए एग्जाम में मिल जाएगा, प्रूफ भी है हर चीज के। तो अगर आप प्रूफ नहीं देखना चाहते हो तो आप भगा भगा के देख लेना, उसको देखना है तो प्रूफ भी देख लेना, मजा आएगा आपको। तो देखो एक चित्र दिया हुआ है AOB, एक क्वाड्रेंट है, और कहानी दी हुई है, इक्वल डायमीटर है, फलाना फलाना फलाना। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो लाल वाला एरिया होता है ना, ये जो शेडेड रीजन का एरिया होता है वो इस लाल वाले एरिया के बराबर होता है। ये क्यों होता है, ये आप मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जब आप देखोगे प्लेलिस्ट उसमें मिलेगा आपको ये, और भी बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम वाले चित्र वहां मिलेंगे आपको, मजा आएगा। ये एरिया इस लाल वाला शेडेड जो होता है एरिया इसके बराबर होता है, और अगर इसका डायामीटर आपको दिया है 14, AOB क्वाड्रेंट है जो 2 सेमी सर्कल है इक्वल डायमीटर 14 के, तो इन सेमी सर्कल का डायमीटर अगर 14 है तो एक तरह से मैं कहूंगा कि जो क्वाड्रेंट है मेरा, राइट, इसमें ये रेडियस तो आपकी 7-7 की हो जाएगी, और जो क्वाड्रेंट है वो एक क्वार्टर सर्कल है, उसका रेडियस 14 हो गया मेरे हिसाब से। सिनेरियो इफ यू वांट टू राइट दैट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली, आपको तो सिर्फ ये देखना है जो ये लाल वाला एरिया होता है वो शेडेड रीजन के एरिया के बराबर होता है। बस आपको प्रोसेस समझना है बना कैसे। एक क्वार्टर सर्कल है, उसके भीतर मैंने इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा, मैंने इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा, इससे एक लीफ बना यहाँ पर, ये लीफ का एरिया इस शेडेड रीजन के एरिया के बराबर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये 7 हो गया। अब देखिएगा, जस्ट आई एम राइटिंग दिस, इसका एरिया आपको पता है 4/7 इंटू A स्क्वायर होता है, यस। तो ये 28 हो गया, तो आंसर आपका 28 हो गया, ये ऑप्शन, ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 100। ये सवाल हमने ज्योमेट्री में शायद किया था, फिर से कर लेंगे। किया ज्योमेट्री में, याद है आपको कि नहीं? याद आ जाएगा तो छोड़ देंगे। मैंने पहले तो समझाया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा, बताया था मैंने आपको, देन इसको सॉल्व भी कराया था, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, राइट, वहीं से देखना है इसको। सेंचुरी, ओवरथ्रो मिल गया हमें, ओवरथ्रो वाला रन बैट्समैन को जुड़ता है ना, नियम बदले तो नहीं है ना अभी, है ना। ओवरथ्रो के रन बैट्समैन, कुछ भी नियम बना रखा है क्रिकेट में यार, हद हो गई है, मतलब बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। ओवरथ्रो के रन बैट्समैन को क्यों भाई देते हो, टीम के टोटल में जोड़ दो, बैट्समैन को मत दो। उससे बैट्समैन का कंट्रीब्यूशन क्या है, किसी और ने फील्डिंग में मिस कर दिया तो बैट्समैन को रन मिल गया, ये कौन सी बात है? कौन नियम बनाया है सब है? कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 101, a wire has been wrapped around 3 circular equal cylindrical wheels like this. Find the ratio of perimeters of all the circles to the length of the wire. देखो वायर की लेंथ कैसे निकलती है बेसिकली सवाल में, ठीक है। इसेंशियली देखो यहाँ क्या होता है, आपको समझना है, ये पोर्शन जो है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाता है, राइट। तो जो 3 आपको स्ट्रेट पोर्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई, और वो भी टचिंग सर्कल्स हैं, तो ये सब 2r 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 के बराबर हो जाते हैं। हाँ जी, ये हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को बताना है यहाँ पर बेसिकली आपको,
वो ये है कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, हाउ मच दिस एंगल विल बी 90, जैसा कि मैंने कोशिश की है आपको इल्यूजन क्रिएट करने की, या कुछ और? इसको जरा सोच के बताइए मुझे। इट विल नॉट बी 90, इट विल बी 120 डिग्री। द क्वेश्चन इज वाई 120 डिग्री? तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे दूंगा। आपको ये तो क्लियर हो चुका है ना कि ये वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। यस यस। आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि यहां से टेंजेंट पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल हमारी 90 डिग्री होगी। यस, इसमें भी कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये 9 6 15 एक तरह से आपका निकल जाएगा। अब ये एंगल 120 क्यों होगा, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कंक्लूसिवली, उस पॉइंट पर आते हैं। देखो यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि ये टैंजेंट वाला मामला है तो ये वाला 90 डिग्री तो इधर भी बनाना पड़ेगा हमें। इस पॉइंट से अगर मैं इस टैंजेंट को ज्वाइन करूंगा तो ये भी 90 बन जाएगा। तो 90 60 90, 9 6 15 9 24, 240 निकल गया ना। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री हो गया। तो आपके पास इस तरह के 120 डिग्री के 3 पोर्शंस हो गए जो आपको अभी और जोड़ना है। ये 120 डिग्री है, ये 120, यहाँ ये 120 और यहाँ पर ये 120। अगर इन तीनों को मैं बगल बगल में रख दूं तो क्या कंप्लीट सर्कल बन जाएगा? तो जो कर्व वाली लेंथ है वो 2 पाई आर के बराबर होगी। कर्व वाली लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। इट इज सिंपली 6r प्लस 2 पाई आर। डिवाइडेड बाय, तो आपको रेशियो किन चीजों का निकालना है, 6r प्लस 2 पाई आर, और ऊपर कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ऑल द सर्कल्स। तो इन सर्कल्स का पेरीमीटर क्या है? अगर रेडियस r है तो टोटल 3 पाई 6 पाई आर बन जाएगा, 2 पाई आर इंटू 3। यस। अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि यहाँ कैंसिलेशन करते हैं। सबसे पहले तो r कटेगा, 2 से कटेगा तो 3 पाई बनेगा, 3 पाई, और यहां आ गया 3 प्लस पाई, ए ऑप्शन। 3 पाई और एक जगह आ गया 3 प्लस पाई। क्वेश्चन नंबर 102, द रेडियस ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क का रेडियस डेफिनेटली सर्कल के रेडियस से बड़ा होगा। पहला गलत, ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, 1 से छोटी है, गलत। ये वैल्यू बड़ी है, सही हो सकती है। ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, गलत। तो ओनली करेक्ट आंसर इज सी। आप ऑप्शन चेक करके सी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने ये चीज करवाई हुई है, अगर आपको याद हो, सेम प्रोसेस वी हैव डन इन ज्योमेट्री, कि अगर आप इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस r मानते हैं तो ये लेंथ आपको मिल जाती है r√2, ये मिल जाता है r, और आप अगर बाहर का रेडियस a मान लें तो आप कहते हैं r इंटू √2 प्लस 1, क्योंकि √2r प्लस r ये a के बराबर हो जाता है। तो ये आपने देखा a की वैल्यू हो गई। अब अगर मुझे रेडियस चाहिए a और r का रेशियो चाहिए, तो a रेशियो r क्या बनेगा, √2 प्लस 1 रेशियो 1, सी ऑप्शन। ये सवाल देखिए, काफी जटिल सा प्रश्न लग रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद 2 सेमी सर्कल्स। तो ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि ये एक सेमी सर्कल है, और ये सेमी सर्कल्स जो है एरिया बाउंड कर रहे हैं। दीज आर 2 सेमी सर्कल्स हु आर बाउंडिंग दिस एरिया, और आपको ये सॉल्व करना है कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा। थोड़ा सा आप जैसे आंसर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा मत्था फोड़ने वाला सवाल है ना, है कि नहीं है? यस, थोड़ा मत्था फोड़ना आप कल बताते हैं इसको, यहीं शुरू करेंगे कल 103 से, ठीक है। ओके, कल जो है यहीं शुरुआत कर लेंगे 103 ऑनवर्ड्स। और बताइए कहाँ का डाउट है बेटा, क्या पूछा है आपने? एक मिनट खोलता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करोगे, डाउट कहाँ है?
ABC अगर DMC के बराबर है, ABC अगर DMC के सिमिलर है, ठीक है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, ये कैसे लिखना है? ये अच्छा सवाल है ना कि ये देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपने लिखा BC बटे AC तो MC बटे DC, ठीक है, और AC बटे DC, AC बटा DC बराबर BC बटा MC। इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। देखो आप क्या करो बेसिकली कि अगर x बटा वाई हमारा a बटा b के बराबर है, तो x बटा a y बटा b के भी बराबर होगा ना। इससे कोई फर्क थोड़ा ना आएगा आपकी कैलकुलेशन पे। नो डिफरेंस, राइट एनीथिंग। सो इसेंशियली यहां क्या लिखा है आपने कि आप सेम ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशियो ले रहे हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स आप पकड़ रहे हैं दूसरे ट्राइंगल में, उनका रेशियो लिख रहे हैं। इट्स लाइक रावण का हाथ राइट वाला और राइट वाले पैर का रेशियो लिया यहां पर, रावण का ही, जो बड़ी वाली टीवी में रावण दिख रहा था, और जो छोटी वाली टीवी में रावण दिख रहा है उसका भी राइट वाला हाथ और राइट वाले पैर का रेशियो लिख लिया। फाइन, क्योंकि ये दोनों जो है सेम सेम ट्राइंगल के। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि बड़ी वाली टीवी में रावण का हाथ का रेशियो छोटी वाली टीवी में रावण के हाथ का रेशियो बड़ी वाली टीवी में रावण का पैर और छोटी वाली टीवी में रावण के पैर के रेशियो के बराबर होगा। देयर इज नो डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने सॉल्व किया जिसमें आपने ऊपर वाला लिया है ना कि नीचे वाला। श्याम बाबू आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है जरा बताओ मुझे, कोई फर्क है? आप AC उधर लेके चले जाओ, AC बटा DC MC इधर ले आओ, कोई फर्क ही नहीं दोनों में। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या कर रहे हो? तुमने अभी सिमिलरिटी को ठीक से नहीं समझा है। ये दोनों सेम है भैया, x बटा वाई बराबर a बटा बी और x बटा a बराबर y बटा बी, इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मेरा मूड है मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है दोनों सेम है। आपको रावण वाले एग्जांपल से मेरी बात समझ में आ गई ना? तो देयर इज नो डिफरेंस, आप ऊपर वाला लिख लो आप नीचे वाला लिख लो। तो ये मैं सोचता ही नहीं कि मैं ऊपर वाला लिख रहा हूं कि मैं नीचे वाला लिख रहा हूं, जो मैंने वो लिख लेता हूं, क्योंकि आंसर दोनों से आएगा, सेम ही आएगा, सेम इक्वेशन की दोनों, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, बाय।